वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई होप आप लोग रेडी हैं हमारे साथ अपनी MHT CET और MH BSc नर्सिंग की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि आपको हमने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आपके लिए स्पेशली हमने अपने ज्ञान लैब ऐप पर वरदान बैच तो लॉन्च किया ही है, जो कि एक पेड कोर्स है जिसमें हम लाइव लेक्चर्स लेते हैं, MCQ सॉल्व कराते हैं। लेकिन मैं अपने YouTube के बच्चों को कैसे भूल सकती हूँ। आप लोगों को हर साल हम फ्री कंटेंट देते आ रहे हैं और देते आएंगे। इस साल भी मैं इस रिचुअल को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए लेकर आई हूँ MHT CET एंड MH BSc नर्सिंग CET के लिए एक्सक्लूसिव 2024-2023 के स्पेशल PYQs। और ये वीडियो आपको हर एक चैप्टर की लेवल 1 और लेवल 2 के फॉर्मेट में मिलेगी। हर एक लेवल में अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 MCQs रहेंगे और ये MCQs टोटली हमारे PYQs के ऊपर बेस्ड होंगे। तो अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपका बजट प्रॉब्लम है, आप हमारा लाइव लेक्चर नहीं ज्वाइन कर सकते तो भी कोई बात नहीं है, आप फ्री में अपनी CET की तैयारी कर सकते हैं ज्ञान लैब चैनल के साथ, स्पेशली फॉर बायोलॉजी सब्जेक्ट। आपको बस लास्ट ईयर के 1 शॉट लेक्चर्स देखने हैं जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दी हुई है। आपको इस साल के सारे MCQ वीडियोस देखने हैं, हर एक चैप्टर के 2-2 लेवल के MCQ वीडियोस आएंगे, वो सारे MCQs आपको सॉल्व करने हैं। ऐप पर हमने आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट दिया है, 2 फ्री मॉक टेस्ट। वो 2 मॉक टेस्ट आप बार बार अटेम्प्ट करके अपनी CET की प्रैक्टिस और अच्छी कर सकते हो। एंड बहुत ही जल्द हमारी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे हम सिर्फ और सिर्फ 2024 के PYQs अपलोड करना स्टार्ट करने वाले हैं। और ये PYQs यकीन मानो बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी कम्युनिटी पोस्ट पे MCQ आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आर यू ऑल एक्साइटेड? यस, कम ऑन। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ अवर टुडेज सेशन, दैट इज लेवल 1 MCQs for MHT CET and BSc Nursing Biology students for MHT CET 2025 and BSc Nursing 2025 of chapter number 1, that is reproduction in plants. So चलिए देखते हैं पहला MCQ. The phenomenon of having more than one embryo in a seed is called as what? अगर हमारा एक से ज्यादा एम्ब्रियो हमारे सीड में प्रेजेंट है तो एकदम सिंपल मीनिंग है, क्या बोलेंगे उसको, हम नाम से ही समझ में आ रहा है, मोर देन वन। मोर देन वन मतलब क्या होता है? पॉलीएम्ब्रियोनी। सो डायरेक्ट आंसर आएगा पॉलीएम्ब्रियोनी, बिकॉज अपोमिक्सिस मींस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एम्फीमिक्सिस मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोकार्पी मतलब सीड का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। यस, लाइन आपको डायरेक्ट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन विच सीड? कंज्यूम करना यानी पूरी तरीके से खा लेना। तो कौन से सीड में पूरा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है? बताओ फटाक से मुझे। एग्जाम्पल आपको ये डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का लाइन उठा के दिया है। तो जो हमारा वटाना वाला सीड है उसमें पूरा एंडोस्पर्म डायरेक्ट ये कंज्यूम कर लिया जाता है। ये देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स अंडरलाइन करके दिए गए। ये बाकी के एग्जाम्पल्स नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्ब्यूमिनस सीड? एल्ब्यूमिनस मतलब क्या होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी जिनका एंडोस्पर्म बच जाता है, जो अपना पूरा एंडोस्पर्म खत्म नहीं कर पाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा यहाँ पे? कैस्टर, मेज, कोकोनट। अभी मैंने यहाँ पे यही बताया ना, मेज वगैरह जो है ये आपका नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में आता है। ये देखो कैस्टर, कोकोनट, मेज, दीज आर अवर, अच्छा सॉरी, एल्ब्यूमिनस यानी एंडोस्पर्मिक, इसका एंडोस्पर्म बच जाना। ओके, और ये अपना नॉन एंडोस्पर्मिक है, दिस इज नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसका एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो जाता है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑफ दीज। इन डाइकॉट प्लांट्स ऑक्टेंट डेवलप्स इनटू डैश एम्ब्रियो। तो देखो जब हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, ये अपना जाइगोट है, ये जाइगोट डिवाइड होगा, प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, फिर प्रो एम्ब्रियो से हमको 4 सेल स्टेज मिलेगा और फिर इससे हमको अपर टायर में यहाँ पे ऑक्टेंट स्टेज मिल जाएगा। तो ये जो ऑक्टेंट स्टेज है, ये ऑक्टेंट स्टेज आगे जाके कौन से स्टेज में डेवलप हो जाता है? ये ऑक्टेंट स्टेज जो है ये आगे जाके हार्ट शेप में डेवलप हो जाता है, राइट? सो इन डाइकॉट प्लांट्स द ऑक्टेंट एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू हार्ट शेप। ऐसा देखा था ना हमने, ऐसा हार्ट शेप का, ये ऑक्टेंट ऐसे हार्ट शेप का बन जाता है और नीचे उसके सस्पेंसर सेल्स एज इट इज रहते हैं।
याद है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म? ये डायरेक्ट आपके टेक्स्ट बुक से लाइन उठा के दी गई है। अभी देखो बहुत सारे बच्चे सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अपनी सीईटी की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है तो आप सिर्फ वीडियो देखो मत, आप क्या करो, अपने सामने नोटबुक लेकर बैठो, जब भी क्वेश्चन डिस्प्ले होता है तुरंत मेरी वीडियो को पॉज करो, पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़ो, टाइमर लगाओ, 35 सेकेंड्स के अंदर आपको उसका आंसर आ जाना चाहिए और उसका आंसर अपने नोटबुक के सामने लिखो, और फिर जब मैं वीडियो में बताऊंगी तो मेरी वीडियो फिर से रिज्यूम करो और फिर देखो कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। इस तरीके से आप अपनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ वीडियो देखते बैठोगे तो पिक्चर के जैसा लगेगा कि हम पिक्चर देख रहे हैं, बट यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं चल रही है। आपको वीडियो देखते ही पहले पॉज करना है क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर लिखना है और फिर वीडियो रिज्यूम करके उसका सोल्यूशन देखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसका लाइन ही दिया गया है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप फाउंड इन 161 एंजियोस्पर्म प्लांट स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most nutritive tissue for nourishment of developing embryo? एम्ब्रियो को खाना कहाँ से मिलता है? एम्ब्रियो गेट्स डेवलपमेंट, इट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म की मदद से एम्ब्रियो को खाना मिलता है, क्योंकि सीड कोट तो प्रोटेक्शन देगा, पेरिस्पर्म आउटर लेयर बनाएगा, कॉटिलिडॉन फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा आगे जाके, पर एंडोस्पर्म से उसको डायरेक्ट न्यूट्रिशन मिलता है। यस, सो एंडोस्पर्म गिव्स न्यूट्रिशन, it is the nutritive tissue for developing embryo. Next question. Now this type of question is my favorite one and it is very important. If an angiospermic plant root has 24 chromosomes, the number of chromosomes in endosperm will be. देखो अभी ध्यान से सुनो, हमारा जो प्लांट का रूट सेल होता है इट इज डिप्लॉइड और हमारा जो एंडोस्पर्म होता है इट इज ट्रिप्लॉइड। हमने अभी यहाँ देखा ना कि एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉइड होता है। ओके, सो अभी प्लांट रूट के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 24 क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करो, 2 यहाँ लेके चले जाओ, अगर 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाने के बाद वो डिवाइड होगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर पे? 12। दिस इज द वैल्यू फॉर n। अब एंडोस्पर्म का क्रोमोसोम नंबर क्या है? एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, सो n की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 3 × 12, तो आंसर क्या आ जाएगा? कमेंट में मेंशन करो इसका आंसर। यस एवरीबडी, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट में मेंशन करो, मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ। यस, आपको इसका आंसर कमेंट में मेंशन करना है, आई विल नॉट टेल यू दिस आंसर। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आंसर ना दिखाओ, पर मेरी हाइट छोटी पड़ रही थी, व्हाटएवर। ओके, इन एंजियोस्पर्म्स फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ डैश। क्या दिया है? इन एंजियोस्पर्म द फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ। देखो हमारा जो एम्ब्रियो सैक है इसके पास जब पोलन ट्यूब आता है, यहाँ पे हमारा एग सेल है, यहाँ पे सिनर्जिड है, यहाँ पे सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो अब सिनर्जिड डिस्ट्रॉय होने के बाद यहाँ पे जो 2 मेल गैमेट्स हैं, यहाँ पे अपना सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट मेल गैमेट किसके पास जाएगा? फर्स्ट मेल गैमेट जाएगा एग सेल के पास, तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा और आपको मिलेगा आपका जाइगोट, और जो सेकेंड मेल गैमेट है वो जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास। सो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन गोज टू एग सेल। यस, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में हमेशा पहला मेल गैमेट एग सेल के पास जाएगा, क्योंकि एग सेल नजदीक प्रेजेंट है, दैट्स द ओनली रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो देखो ये जो अपना सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब अपना मेल गैमेट फ्यूज होता है तो यहाँ पे आपको ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर मिलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। यस, सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। ट्रिपल फ्यूजन की वजह से हमको क्या देखने मिल रहा है यहाँ पे? वी गेट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज अ हेप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स रिस्पेक्टिवली? ओके, एग हेप्लॉइड होता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, तो आंसर ये वाला करेक्ट होना चाहिए। बाकी भी देख लेते हैं। दिस इज हेप्लॉइड, दिस इज ट्रिप्लॉइड, दिस इज डिप्लॉइड। ये आंसर करेक्ट है, पर आपको सीक्वेंस टूट गया है। सीक्वेंस क्या बोला है? पहला वाला हेप्लॉइड होना चाहिए, दूसरा डिप्लॉइड होना चाहिए, तीसरा ट्रिप्लॉइड होना चाहिए, तो सीक्वेंस के हिसाब से तो ये वाला ही सही जा रहा है। दिस इज हेप्लॉइड, दिस इज ऑल्सो हेप्लॉइड, गलत, मतलब ये आपका डिप्लॉइड है, तो ये सीक्वेंस तो होगा ही नहीं। दिस इज ट्रिप्लॉइड,
दिस इज डिप्लॉइड, दिस इज हेप्लॉइड, ये सीक्वेंस भी उल्टा हो गया, तो ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज फॉलोइंग द सीक्वेंस. ओके, नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म्स पोलन ट्यूब मोस्टली एंटर्स इन ओव्यूल थ्रू. तो ये हमारा फीमेल का ओवरी है, यहाँ पे उसका ओव्यूल है, ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है, और यहाँ से उसका पोलन ट्यूब आ रहा है. तो पोलन ट्यूब मोस्टली कहाँ से एंट्री करता है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी आया था, मीसोगैमी, पोरोगैमी, चलाजोगैमी के ऊपर. जब आपका पोलन ट्यूब नीचे से एंट्री लेता है माइक्रोपाइल से, तो उसको हम बोलते हैं पोरोगैमी, और ये सबसे ज्यादा ऑब्जर्व होता है. सो माइक्रोपाइल की तरफ से हमको पोलन ट्यूब की एंट्री देखने को मिलती है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. डायरेक्ट आपको टेक्स्ट बुक से उठा के लाइन दे रहे हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से उठा के लाइन दे रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज प्रोटैंड्री. प्रोटैंड्री मतलब क्या होता है, प्रो मीन्स फर्स्ट एंड एंड्री मीन्स एंड्रोशियम. तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है. सबसे पहले एंड्रोशियम मैच्योर होगा, फीमेल मैच्योर ही नहीं होगी. तो ऐसा कौन सा प्लांट है, सनफ्लावर. ये देखो, सनफ्लावर में हमको प्रोटैंड्री देखने को मिलती है, और ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज आउट ब्रीडिंग डिवाइस. मतलब अगर मुझे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है तो मुझे प्लांट का रिप्रोडक्शन पीरियड बदलना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं डाइकोगेमी. याद है कि नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस फॉर प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन इज. अब समझो मुझे यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, मुझे सेम मेल गैमेट सेम फीमेल गैमेट के उसमें डालना है, इंसर्ट करना है, पॉलिनेशन कराना है सेम फ्लावर के अंदर. तो मुझे अगर सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लांट को बाइसेक्सुअल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल होगा तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, उसकी कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए. सो प्लांट को मुझे बाइसेक्सुअल बनाना पड़ेगा अगर मुझे सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो. नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स ऑटोगैमी. कौन से एग्जाम्पल में हमको ऑटोगैमी देखने मिलता है. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड गैमी मीन्स पॉलिनेशन. तो कौन सा एग्जाम्पल सेल्फ पॉलिनेशन का है, अब भी जस्ट अपन ने देखा. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ऑटोगैमी. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, स्टेराइल फ्लावर्स तो रिप्रोडक्शन करेंगे ही नहीं, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. डायएशियस प्लांट्स मतलब क्या होता है, मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग, मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट, इसका ही मीनिंग है ये. सो बचा क्या ऑप्शन, बायसेक्सुअल. एक ही फ्लावर के अंदर अगर आपका मेल और फीमेल दोनों रहेंगे तो ही आप सेल्फ पॉलिनेशन करा पाओगे ना. सो बायसेक्सुअलिटी इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, large amount of light and dry pollen grains are produced by plants which show dash. कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज्यादा लाइट चाहिए और जिसके पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं. अब ड्राई पोलन ग्रेन्स होंगे तो हवा की वजह से वो दूर उड़ेंगे, तो हवा वाला जो पॉलिनेशन होता है यानी कि एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में भी आया था इस साल रिलेटेड टू ड्राई पॉलिनेशन, मेज वाला एग्जांपल आया था. तो ड्राई पोलन ग्रेन्स हमको किसमें देखने को मिलते हैं, एनिमोफिली में, यानी कि पॉलिनेशन बाय विंड में. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट इज. ये देखो, ये मेरा सेम प्लांट है, ये मेरा एक फ्लावर है, ये मेरा दूसरा फ्लावर है. इसके पास जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है और इसके पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. प्लांट इज सेम बट फ्लावर्स आर डिफरेंट. तो इस फ्लावर का मेल गैमेट इस फ्लावर के फीमेल के ऊपर अगर आकर बैठ गया तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स. इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, जिटोनोगैमी, यानी पड़ोसी पड़ोसी, नेबरिंग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होना. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीफॉर्म अपैरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. फिलीफॉर्म अपैरेटस हमको कहाँ देखने मिलता है और इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं. यस, देखो, फिलीफॉर्म अपैरेटस की अगर हम बात करें तो ये अपना एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे अपना एग सेल है, यहाँ पे अपने सिनर्जिड्स है. तो ये जो सिनर्जिड्स है, ये दोनों सिनर्जिड्स को मिला के हम फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं. फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम क्या होता है, टू अट्रैक्ट पोलन ट्यूब. ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है, अट्रैक्ट करता है, ताकि पोलन ट्यूब बराबर एग सेल तक पहुंच सके. सो फिलीफॉर्म अपैरेटस किससे बना है, सिनर्जिड से बना है. यस, सिनर्जिड्स शो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिलीफॉर्म अपैरेटस. नेक्स्ट,
इन एन ओव्यूल मियोसिस अकर इन, मियोसिस कौन से सेल में होता है? मियोसिस मेगास्पोर में होता है या मेगास्पोर मदर सेल में होता है? देखो इंटीग्यूमेंट्स और चलाजा में तो मियोसिस नहीं होगा। दिस इज माय ओव्यूल, ये मेरा ओव्यूल है, ठीक है, ये इंटीग्यूमेंट्स हैं, इंटीग्यूमेंट्स के अंदर मियोसिस नहीं होगा, ठीक है, इट विल नॉट हैपन इन इंटीग्यूमेंट्स। चलाजा में भी मियोसिस नहीं होगा। अब यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल रहता है, तो मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 मेगास्पोर्स बनाता है, जिसमें से 3 मर जाते हैं, सिर्फ एक ही बचता है। तो जो बच जाता है उसको हम मेगास्पोर बोलते हैं। तो मेगास्पोर के अंदर वापस मियोसिस नहीं होगा। अब इस मेगास्पोर में आगे जाके माइटोसिस होगा। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ, मेगास्पोर में माइटोसिस होगा। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में कंफ्यूज होंगे, तो ये फ्लो चार्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज डैश। ये जो अपना ओव्यूल है, ठीक है, तो ये ओव्यूल की जो डंडी है, इस डंडी को हम क्या बोलते हैं? द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्यूनिकल। ओके, नेक्स्ट, इफ देर आर 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इन एंथर, ध्यान से देखो, इफ देर आर 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इन एन एंथर, ऐसा अपना एंथर है और इसके पास 1 2 3 4 ऐसे 4 मदर सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स? अभी देखो 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 पोलन ग्रेन्स, राइट। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमको 4 पोलन ग्रेन्स मिलते हैं, टेट्राड पोलन ग्रेन्स। तो हमको 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल दिया है, वी हैव 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो कितना पोलन ग्रेन्स होगा अपने पास? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x into 1 is equals to 4 into 4, therefore x is equals to कितना पोलन ग्रेन्स आएगा? अभी इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली, आपको ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। क्या आएगा इसका आंसर बताओ? आई विल नॉट टेल यू, मैं इसे हाइड कर देती हूँ, हाइड हो जा रे, ठीक है। चलो डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसको आंसर नहीं बताऊंगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वो आंसर कमेंट करना है नीचे, तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको कैलकुलेशन आ रहा है कि नहीं। ओके, पोलन ग्रेन्स इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, रुको बार बार ये वो हो रहा है। Pollen grains in most of the angiosperms are released at dash stage। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में भी आया था, आपको 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन का एक्सप्लेनेशन करने के लिए क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए था। तो ज्यादा करके पोलन ग्रेन्स कौन से स्टेज पे रिलीज हो जाते हैं? एंथर से। क्यों ऐसा हो रहा है ये? Pollen grains in most of the angiosperms are released at which stage? Most of the angiosperms में वो 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज हो जाते हैं। ये देखो 70% एंजियोस्पर्म स्पीशीज में पोलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज में ही रिलीज हो जाते हैं। 2 सेल्ड पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ, तो अब हमारे जो 2 सेल्ड पोलन ग्रेन्स हैं उनके पास कौन सा सेल होगा? याद करो, ये क्वेश्चन आपके डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट वाले टॉपिक से है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, उस टॉपिक में का क्वेश्चन है ये। यस, 2 सेल्ड स्टेज में क्या क्या होता है? ये देखो, ये अपना पोलन ग्रेन है, जब ये माइटोसिस करेगा तो इसके पास 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, और ये ऐसे ही रहकर एंथर से बाहर आ जाता है, मतलब ये अपने एंथर के अंदर प्रेजेंट है, तो ये एंथर से ऐसे ही बाहर आ जाता है। उसके बाद उसका ये माइटोसिस वगैरह कंप्लीट होता है, ये वाला स्टेज बाद में कंप्लीट होता है। पोलन ग्रेन एंथर से ऐसे ही बाहर आ जाता है मोस्टली। So there are 2 cells present in the pollen grain. One is vegetative cell जिसको हम large cell बोलते हैं, one is generative cell जिसको हम small cell बोलते हैं। Okay? Last question, hopefully, which of the following will form layers of anther? Which of the following layers? ये गलती से आया है। Which of the following layers of anther has fibrous thickening? Fibrous thickening कौन सी लेयर के पास होती है? देखो टेप्टम का काम क्या होता है? फंक्शंस याद करो। टेप्टम का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, मिडल लेयर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंडोथीशियम डेहिसेंस में हेल्प करता है, और ये थिक लेयर होता है, और एपिडर्मिस आउटर प्रोटेक्शन देता है। सो फाइब्रस थिकनिंग किसके पास है? एंडोथीशियम के पास। इट शोज थिकनिंग्स विच
helps in dehiscence of the anther. Yes everybody, so I hope आपको आज का सेशन अटेंड करके मजा आया होगा. रुको एक मिनट, जाओ मत. आपके लिए हमने ऐप पर बहुत सारा फ्री मटेरियल अपलोड किया है, जिसमें से ये वाला सबसे ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आप लोगों को ये पीडीएफ कंपलसरी डाउनलोड करके इसको अभी से डेली एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, इसको लर्न करना स्टार्ट करो. अगर किसी बच्चे को वरदान बैच, हमारा लाइव लेक्चर वाला जो बैच है वो ज्वाइन करना है, जो हमने सीईटी के लिए क्रैश कोर्स निकाला है और नर्सिंग के लिए जो क्रैश कोर्स निकाला है, तो आप हमारा वरदान बैच 2.0 ज्वाइन कर सकते हो. इसमें आपको पूरा का पूरा हमारा मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा. मॉक टेस्ट में कम से कम आपको 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे. तो आप हमारा वरदान बैच डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो. और अगर आपको लेक्चर्स अटेंड नहीं करने हैं, आपको सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारा मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो. यस एवरीबॉडी, आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे वरदान बैच में और मॉक टेस्ट में. ओके, अगर आपको बैच परचेस करते वक्त कोई डिफिकल्टी होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या अगर आपको कॉल करना है तो आप इस दिए हुए टाइम पे कॉल करोगे तो आपकी क्वेरी डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी. और अभी तक अगर आपने हमारे ऐप का फ्री वाला मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड करो, लॉगिन करो. लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइंस दिखाई देंगी, उस पर क्लिक करो और आपको टेस्ट वाले सेक्शन में जाके मॉक टेस्ट दिखेगा, तो वो फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो. आपका उससे बहुत फायदा होगा, ट्रस्ट मी. ओके, और अगर किसी को फाइनेंशियल इश्यूज है तो आप ये सारे प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, और ये प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे बहुत सारे, जिससे आपकी बायोलॉजी की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर एमएसटी-सीईटी एग्जाम एंड फॉर नर्सिंग एग्जाम. बहुत सारे बच्चों का डाउट ये होता है कि नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं. नर्सिंग एग्जाम में बायोलॉजी का क्वेश्चन तो 12th के सिलेबस से रहता है. जो नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है ना, उसका क्वेश्चन भी आपके बायोलॉजी सिलेबस से ही आता है. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आता है, बट सिलेबस का ही क्वेश्चन रहता है. तो हमारे ऐप पे हमने नर्सिंग एग्जाम का भी एक सैंपल पेपर अपलोड किया है, तो आप ये सैंपल पेपर भी एक चेक कर सकते हो कि नर्सिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, और फिजिक्स का भी हमारे पास प्लेलिस्ट है. आई होप आपको आज का सेशन अटेंड करके काफी मजा आया होगा. अगर आप चाहते हैं कि हम ये सीरीज कंटिन्यू करें तो प्लीज नीचे कमेंट करो, और जो जो आंसर मैंने नीचे कमेंट में लिखने बोला है सब लोग को आंसर कमेंट करेंगे. कम्युनिटी पोस्ट चेक करना मत भूलो. कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत सारे पीवाईक्यूज आने वाले हैं, उस पे आपको बस आंसर टिक करके पोल करना होता है. राइट है कि रॉन्ग है आपको पता चल जाएगा, और उससे भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है. तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को पूरा देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो. और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी चाहिए तो नीचे कमेंट करो, और लास्ट में अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं. बाय बाय.